1 अप्रैल 2010 को जो प्रेजेंट किया गया 30 जून 2010 को किया गया, डिसोनर कर दिया। बी हो सकता है कि 30 दिन के अंदर से नोटिस ना दे पाए। अब उन्हें पता लगेगा कि 138 की रेमेडी जो है मेरे पास खत्म है। इस 138 नहीं लगने का मतलब ये नहीं कि तुम चेक का अमाउंट नहीं दे सकते, वो तो केस करके चेक का अमाउंट तो आ ही जाएगा आपका, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसे सजा नहीं दिलवा सकते, डबल का डैमेज नहीं दे सकते। 138 नहीं लगने का मतलब ये है। तो बी को क्या लगा कि 138 से बाहर आ गया, उस समय तो लापरवाही दिखा दी इसने कि कल करूंगा, कल नोटिस दूंगा, इस तरह से 30 दिन गुजर गए। अब बी के दिमाग में एक चीज हो जाती है कि चेक को दोबारा प्रेजेंट कर दिया जाए, दोबारा डिसोनर होगा बैंक, ठीक है ना। बी ने क्या किया, 30 दिन के बाद दोबारा से प्रेजेंट किया चेक को, अब दोबारा से डिसोनर हो गया। अब वो सोचता है कि दोबारा डिसोनर हो गया, अब 30 दिन के अंदर मैं नोटिस भेज दूं, 30 दिन के दोबारा से प्रेजेंटमेंट के अब नोटिस भेज दूं। तो ये केस भी जा चुका है आपका कि अगर एक बार ऑलरेडी चेक डिसोनर हो चुका है आपका, उसी चेक को दोबारा लगा देते हो आप, दोबारा डिसोनर होता है, तो 30 दिन का जो पीरियड है वो पहले वाले डिसोनर से लिया जाएगा, दूसरे वाले डिसोनर से नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब भी नया चेक डिसोनर होगा आपका तो उससे 30 दिन का लेना है, पहले वाले चेक से आपको 30 दिन का पीरियड काउंट करना है। क्लियर है? जो पहली बार प्रेजेंटमेंट किया था, जो पहली बार डिसोनर हुआ था, उससे 30 दिन का पीरियड आपको काउंट करना है। क्या तो नहीं कर सकते ना आपको, अगर 30 दिन के बाद दोबारा लगाते हो, लेकिन आप 8 दिन के बाद ही लगा देते हो दोबारा से, तो उस केस में आपके ओरिजिनल चेक के 30 दिन बचे हुए हैं। क्या मेरा कहना ये है कि देखिए कि जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया कि 30 दिन गुजर गए आपके, तो क्या पूछा था आपने? 30 दिन गुजर गए, उसके बाद आपने प्रेजेंटमेंट के लिए लगाया, तो अब आप 138 पे एप्लीकेबल कह नहीं सकते, तो कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप कभी भी क्यों नहीं कर सकते, उसका कारण क्या है कि जब इन्होंने लो बना रखा है इस तरह का, अगर ये कंडीशन हटा दी जाए तो दोबारा आप प्रेजेंट करते तब मुकदमा कर बैठते, नहीं कर बैठते आपसे, इस चीज से रुक रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि ये नॉर्मली तब लगता है आपका कि सपोज कीजिए आप 8-10 दिन मुकदमा नहीं किया आपने और आप चाहते हो कि 10 दिन बाद दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए, तो दोबारा से आपने प्रेजेंट किया, फिर डिसोनर हो गया, तो उस केस में ओरिजिनल डिसोनर के भी 30 दिन बचे हैं, तो उस दौरान आप मुकदमा कर सकते, ठीक है। अब इनका इसमें एक क्वेश्चन था कि दोबारा प्रेजेंट करेंगे क्यों हो, इससे बढ़िया तो सीधे मुकदमे ही कर दे हो, ये जो क्वेश्चन था कि दोबारा प्रेजेंट करेंगे क्यों। होता क्या है कि कोई भी आदमी, आप अपने आप को भी रख के देखिए, दूसरे को भी, मुकदमा करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता। कई बार क्या होता है कि चेक आता है आपके पास, डिसोनर हो गया किसी वजह से, दूसरी पार्टी ने कहा कि दोबारा लगा के देख लीजिए आपके ऑनर हो जाएगा, जब प्रैक्टिकली आप काम करते हो, इससे बहुत सारी सिचुएशन होती है कि दोबारा लगा के देखिए आपके ऑनर हो जाएगा, तो आप केवल इस वजह से कि मैं क्यों करूं, डिसोनर तो ही गया, ठीक है, मुझे तो इससे बड़े डैमेज ही मिलेंगी, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आदमी करता नहीं। ये जो मुकदमेबाजी होती है बहुत लास्ट एक्शन होता है आपका, जब आपके सारे चीजें बेकार हो जाती हैं, तो लास्ट एक्शन के तौर पर, लास्ट रिसोर्ट के तौर पर आप इन चीजें इस्तेमाल करते हो। अदरवाइज उससे पहले अगर आपको सीधे पेमेंट मिल रहा है तो ले सकते हो, ये तो रखा हुआ है इन्होंने। May 2007 देखेगा, examine whether there is an offence under the Negotiable Instrument Act 1881 if a drawer of the check after having issued the check inform the drawee not to present the check as well as inform the bank to stop the payment। अगर चेक इशू करने के बाद उसने बैंक को इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप इसका पेमेंट मत कीजिएगा, तो अभी मैंने बताया इनसफिशिएंसी ऑफ फंड में स्टॉप पेमेंट भी शामिल है, तो आपको ये लिखना है। केस स्टडी दी हुई है, वो एक बार को नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, मोदी सीमेंट की दी हुई है, मतलब जो केस गया था वो इस केस मोदी सीमेंट वालों ने लगाया होगा, तो वो नाम नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैक्ट याद होने चाहिए कि हाँ इनसफिशिएंसी फंड में स्टॉप पेमेंट भी आता है। क्लियर? आंसर देखिएगा, ड्रॉअर हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर एक्शन 138 सिंस द वर्ड द चेक इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट ऑफ द ड्रॉअर हैव टू बी गिवन ए वाइड इंटरप्रिटेशन। मतलब जो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड है उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा वाइड है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। क्या? टू इंक्लूड डिसोनर द चेक ड्यू टू इशू ऑफ स्टॉप पेमेंट ऑर्डर गिवन बाय द ड्रॉअर टू द बैंक।
यानी कि अगर आपने इशू करने के बाद बैंक को ऑर्डर दे दिया इस चेक का पेमेंट मत कीजिएगा, हो सकता है कि आपके फंड हैं, इनसफिशिएंसी नहीं है, लेकिन इसे भी क्या मान लिया जाएगा, इनसफिशिएंसी फंड ही माना जाएगा, 138 में लायबल रहोगे। नेक्स्ट पेज पर आएगा 82 पेज पर, जून 2009 की केस स्टडी। वी मेक ए गिफ्ट ऑफ 10,000 टू W through a check issued in favor of W. Later on, we inform W not to present the check for payment and inform the bank also to stop payment. तो यहाँ पर 138 नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि गिफ्टेड चेक है, विदाउट कंसिडरेशन है। अब वहां पे था कि 138 तभी लगेगा अगर वो लीगली एनफोर्सेबल हो, 138 नहीं लग पाएगा। तो वी नॉट लायबल फॉर एन ऑफेंस सिंस द ड्रॉ ऑफ द चेक इज लायबल अंडर एक्शन 138 ओनली इफ ए चेक इज इशूड टू डिस्चार्ज ए लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लायबिलिटी। सिंस इन द प्रेजेंट केस द चेक हैज बीन इशूड टू वी बाय वी एज ए गिफ्ट टू W एंड नॉट फॉर डिस्चार्ज ऑफ ए लीगली एनफोर्सेबल डेट और अदर लायबिलिटी। ठीक है, ये हो गया था आपको होल्डर एंड ड्यू को। पेज नंबर 83 पर देखिएगा, पैरा नंबर 2.25 प्रिविलेजेस ऑफ द होल्डर इन ड्यू कोर्स। प्रिविलेजेस यानी कि बेनिफिट, HIDC को क्या बेनिफिट प्राप्त है। जब भी हम बेनिफिट की बात करते हैं तो किसी न किसी से कंपेयर ही करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हम पे क्या है, होल्डर, यानी कि होल्डर के मुकाबले HIDC को कुछ फालतू अधिकार प्राप्त हैं। वो क्या है? पॉइंट नंबर 1, एवरी प्रायर पार्टी टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लायबल टू HIDC। मतलब HIDC हर एक प्रायर पार्टी मुकदमा कर देता है। अगर आप केवल होल्डर हो तो हर एक प्रायर पार्टी मुकदमा नहीं कर सकते। आप किस पर कर सकते हो वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन हर एक प्रायर पार्टी मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन जो भी हम क्वेश्चन करते हैं जब तक कुछ नहीं कहा जाएगा तो हर एक आदमी को ही मान के करते हैं कि वो HIDC ही है। सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, द होल्डर हु ड्राइव द टाइटल फ्रॉम HIDC हैज द सेम राइट एज दैट ऑफ द HIDC। एक होल्डर जो HIDC से अपना राइट पाता है तो उसके पास वही राइट होते हैं जो HIDC वाले होंगे। इस चीज को ध्यान से